स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप एनआईएस बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो अगर अब आपका अक्टूबर 2025 में एग्जाम होने वाला है, तो अप्रैल 2025 के इंग्लिश के एग्जाम के पेपर को और उसके सॉल्यूशंस को देख के जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल पे मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी इंग्लिश के अप्रैल वाले पेपर को बहुत अच्छे से 2 पार्ट्स में सॉल्व कर रखा है, 2 वीडियोज में, जिसमें एक वीडियो में पार्ट ए के चारों सेक्शन को हमने सॉल्व किया था और फिर दूसरे वीडियो में हमने पार्ट बी के चारों सेक्शंस को सॉल्व किया था। बट उसके बाद आई रिसीव्ड सम कमेंट्स जिसमें बच्चों को सेट बी और सेट सी भी चाहिए था, क्योंकि जो वीडियो मैंने पहले शेयर किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने सेट ए को सॉल्व किया था। सो सेट बी के वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ रिसेंटली शेयर कर चुकी हूँ। एंड आज बारी है इस पेपर के अप्रैल 2025 के क्लास 10th एनआईएस इंग्लिश के पेपर के सेट सी की बारी है। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता ही, अगर आप सेट ए सेट बी की वीडियोस देख चुके हो और अब फाइनली सेट सी पे आ रहे हो, तो पेपर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। रीडिंग सेक्शन दोनों ही पार्ट्स में सेम रहा है और राइटिंग सेक्शन भी दोनों ही पार्ट्स में सेम रहा है। लिटरेचर में मेजर क्वेश्चन सेम रहे हैं, सिर्फ दो तीन क्वेश्चंस जो है वो चेंज हुए हैं और बाकी ऑर्डर क्वेश्चंस का चेंज है। लेकिन ग्रामर में कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हर सेट के हर पार्ट में अलग वे में पूछा गया है। सो आपको बहुत जरूरत है कि आप प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड रिपोर्टेड स्पीच पे बहुत मेहनत करके जाएं, जिसकी वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए शूट कर चुकी हूँ। एंड बहुत जल्दी चैनल पे इस वीडियो के बाद आपको प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और रिपोर्टेड स्पीच की वीडियो भी मिल जाएगी। ओके, सो अब हम देखते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे सेट सी के सारे सॉल्यूशंस। जो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सेट ए में ऑलरेडी, उनको मैंने एक्सप्लेन तो नहीं किया, लेकिन डॉक्यूमेंट में आप लोगों के लिए प्रॉपर नंबरिंग के साथ आंसर जरूर दे दिए। और जो डॉक्यूमेंट अब आपको स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। बट जो क्वेश्चंस बिल्कुल यूनिक हैं, जो न्यू हैं इस सेट में, उनको मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो आई होप आप लोग इसको देखें, आपको सब इजी लगे एंड आपको बहुत मजा आए पढ़ने में। एंड आई होप आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ना कि सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर सेक्शन की, बल्कि ग्रामर, रीडिंग एंड राइटिंग की भी। ओके, एंड अगर आपको ग्रामर, रीडिंग एंड राइटिंग में मेरी हेल्प चाहिए तो कमेंट करें, अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियो को स्केड्यूल करके रखती हूँ, प्लान करके रखती हूँ कि मुझे कौन सा कंटेंट कब कैसे पोस्ट करना है। बट आप लोग जब कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करते हो कि मैम पहले इस चीज को समझा दीजिए, सो आई मेक श्योर मैं अपना सारा स्केड्यूल अप एंड डाउन करके पहले उस वीडियो को आप लोगों के लिए शेयर कर दूं, जो आप लोगों की रिसेंट डिमांड होती है या रिसेंट नीड होती है। सो बेस्ड ऑन योर नीड्स मैंने सारा कंटेंट रिसेंटली अक्टूबर 2025 के इंग्लिश के एग्जाम के अकॉर्डिंग अलाइन कर दिया है इस चैनल पे। एंड आई होप आपकी अच्छे से हेल्प हो रही है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज फील फ्री टू डिस्कस इट विद मी इन द कमेंट्स। एंड कोई भी और ऐसा टॉपिक है जो अभी मैं मेरे माइंड में नहीं है कि अभी अरे ये चीज रह गई, सो प्लीज मेक श्योर आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किस चीज में रिसेंट मेरी हेल्प चाहिए। तो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं सेट सी के सॉल्यूशंस को। तो ये रहा सेट सी, ठीक है। नीचे जाएंगे और इंस्ट्रक्शंस वगैरह स्किप करेंगे। आ गया सेक्शन ए, पार्ट ए का रीडिंग, ठीक है। और इसमें यही पीस ऑफ पेपर वाला पैसेज है जो सेट ए और सेट बी में था। इसमें कुछ करना नहीं है, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, सिर्फ नंबर चेंज्ड है, ठीक है। तो ये आ गई फाइल जिसमें मैंने आपके लिए आंसर्स दे रखे हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये आपकी सेट सी की फाइल आ गई। आंसर्स मैंने प्रॉपर सेंट मतलब ऑर्डर में लगा दिए, बट एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी क्योंकि सेट ए में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे सेक्शन बी राइटिंग पे। अगेन सेक्शन बी में वरुण वाला ये नोटिस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन पे आर्टिकल है, ये भी सेट ए में है। ऊपर वाला वरुण वाला ये जो नोटिस है ये भी सेट ए में है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है जो कि रोड एक्सीडेंट्स को लेकर लोकल डेली के लिए लेटर टू एडिटर है, ये भी सेट ए में है। सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो 4, 5 एंड 6 भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो ये आ गया 4 के आंसर, 5 के आंसर और 6 के आंसर्स। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग देम। आप सेक्शन सी ग्रामर की तरफ चलते हैं, जिसमें प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं मतलब, वो बदले गए हैं, तो इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। अब मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करूंगी। एंड यही चेंज सेट बी में था कि ग्रामर सेक्शन में प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन आंसर्स चेंज थे। बाकी सब्जेक्ट, वर्ब, एलपीजी, सिलेंडर, माइकल एंगलो वाले क्वेश्चन सेम थे, ठीक है। तो सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। इसको जूम करते हैं पहले, हाँ जी। तो देखो 4 मार्क्स के मतलब 1 मार्क ईच के 4 स्टेटमेंट हैं, चारों अलग हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द पपीज आर डैश द गार्डन, पपीज गार्डन में हैं, ठीक है। तो इन आ जाएगा कि द पपीज आर इन द गार्डन।
फिर कह रहे हैं वी लिव्ड देयर डैश 3 years, हम 3 साल तक वहां रहे। तो जब हमें कोई ड्यूरेशन बतानी होती है कि इतने साल, इतने महीने, इतने घंटों, इतने दिन तक कोई काम हुआ, तब हम फॉर लगाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया फॉर। ओके, अब आता है थर्ड स्टेटमेंट, आई शेल सी यू डैश एन आर, मैं तुम्हें देखूंगा, तुमसे मिलूंगा 1 घंटे बाद या 1 घंटे में। तो यहाँ पर आएगा आई शेल सी यू इन एन आवर, मैं तुम्हें 1 घंटे में मिलूंगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब हम सी यू इन होता है, मतलब सी यू होता है और हमें कुछ ड्यूरेशन, कुछ टाइम बताना होता है कि कितनी देर बाद हम मिलेंगे, तो तब हम इन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया इन। और अब आता है फोर्थ स्टेटमेंट, अनु वॉज बॉर्न डैश द 30th of September 2014, 30th of September 2014 को अनु बॉर्न हुई थी। तो जब हम ऐसे कोई सेंटेंस बोलते हैं तो बॉर्न ऑन आता है ना, तो यहाँ पे आ गया ऑन। अब आते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। कंजंक्शंस के सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ही इज नॉट अ स्कॉलर डैश ही इज अ गुड राइटर, वो एक स्कॉलर नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा एक राइटर है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बट, कि मतलब इतना अच्छा स्कॉलर ना हो, स्कॉलर नहीं भी है तब भी वो इतना अच्छा राइटर है, इसलिए यहाँ पे आएगा बट। अब सेकंड ये देख लेते हैं बट, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द फ्लैट इज स्मॉल डैश ब्यूटीफुल, फ्लैट जो है वो छोटा तो है, स्मॉल तो है, लेकिन ब्यूटीफुल है, ठीक है। बच्चे बट लगाएंगे यहाँ, बट भी ठीक है, बट यहाँ अगर आप येट लगा दोगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि जब हम कोई ऐसी सिचुएशन बता रहे होते हैं जहाँ थोड़ी सी एक चीज की कमी गिना रहे होते हैं, लेकिन कमी के बावजूद उसकी एक खूबी पे ज्यादा हम एम्फोसाइज कर रहे होते हैं, तो ऐसे केसेस में येट आता है, ठीक है। तो हमें कहना है कि फ्लैट छोटा तो है लेकिन फिर भी बहुत ब्यूटीफुल है, तब हम यहाँ येट लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये सेट ए में दे रखा था, क्वेश्चन 10 भी सेट ए में दे रखा था, और क्वेश्चन 11 माइकल एंगलो वाला भी सेट ए में दे रखा था। सब एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, लेकिन आंसर्स जो हैं वो ये हैंगे, और हमेशा की तरह मैं आपसे बोलूंगी, देखो आंसर्स ये आ गए, और जो ये फाइल है, इस फाइल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब सेक्शन डी लिटरेचर की तरफ चलते हैं। इसमें मैचिंग जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है 12, मैच द कैरेक्टर्स विद द स्टोरी, ठीक है, ये अलग है इस सेट में। तो अब बर्थडे लेटर को जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे, इंदिरा गांधी से। द लास्ट स्टोन मेजन का कैरेक्टर कौन है, गोपाल है, और द रिटर्न ऑफ द लायन का कैरेक्टर कौन है, जीजाबाई, ठीक है। तो हम ये वाला भी हमारा डन हो गया। उसके बाद जो ये आता है क्वेश्चन 13, वो ट्रू फॉल्स है द लास्ट स्टोन मेजन से, ये सेट ए में भी नहीं था, सेट बी में भी नहीं था, ये डिफरेंट है। तो अब हम इसको देखेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है द ओल्ड मैन फाउंड सलीम वर्किंग ऑन द फेस ऑफ द स्टैचू, उस बूढ़े आदमी ने सलीम को स्टैचू के फेस पे काम करते हुए पाया, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो ट्रू आ गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कुछ भी ऐसा नहीं था जो बूढ़ा आदमी सलीम को सिखा सके, क्योंकि सलीम के दिल में ऑलरेडी वो मौजूद था, वो हुनर। तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। अब स्टेटमेंट 3 कहता है गोपाल डिड नॉट वांट टू लीव हिज फादर एंड गो टू आगरा, गोपाल अपने फादर को छोड़ के आगरा नहीं जाना चाहता था। तो ये है फॉल्स, क्योंकि गोपाल आगरा उनको छोड़ के गया था, तो इसलिए यहाँ पे आएगा फॉल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन 14 जो है माई ओनली क्राई से का ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सेट ए में था, इसको आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, बट मैंने आपको ये एक्सप्लेनिंग वीडियो में, माई ओनली क्राई के एक्सप्लेनर वीडियो में बताया था कि मैंने गलती से यहाँ फॉल्स बोल दिया था अपनी सेट ए वाली वीडियो में, कि चिल्ड्रन कैन नॉट रीबिल्ड व्हाट द एडल्ट्स डिस्ट्रॉय, बच्चे वो चीज रीबिल्ड नहीं कर सकते जो बड़े डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो तब मैंने गलती से फॉल्स बोल दिया था, बट इसका आंसर जो है वो ट्रू है, कि हाँ वाकई पोएम यही कह रही है कि बच्चे वो नहीं बना सकते जो बड़े खराब कर देते हैं, ठीक है। तो बस एक छोटा सा करेक्शन ये है, लेकिन ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, और ये आ गए इसके आंसर्स, ओके। उसके बाद क्वेश्चन 15, ये गोलीबार और ये येलन बाई वगैरह वाला जो ये है कौन दिबा हीरो से, ठीक है, ये भी हमारा सेट ए में है। और ये वाला अ प्रेयर फॉर हीलिंग से कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस भी सेट ए में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आ गए ये आपके आंसर्स, बट वी आर नॉट सीइंग देम। अब आता है पार्ट बी, इसका सेक्शन ए रीडिंग है, ठीक है। अगेन इसका जो पैसेज है वही रोल्टा वाला पैसेज है जो सेट ए और सेट बी में था, ठीक है। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, और इसके सारे क्वेश्चंस मैं इसको जूम आउट कर रही हूँ, ये चारों के चार क्वेश्चंस भी वही सेम है जो सेट ए में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिर्फ इतना सा फर्क है कि क्वेश्चंस आगे पीछे हैं। इसको हम छोड़ देंगे। सेक्शन बी राइटिंग आ जाता है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से मैसेज लिखना है नेहा के लिए, ये सेट ए में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसे छोड़ देंगे।
क्वेश्चन 22 में आप ब्रिजेश हो, आपने एक मैसिव फायर देखी है, इस पे आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, ये भी मैंने सेट ए में एक्सप्लेन कर रखा है। और इसके अगेंस्ट जो आपको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है वो अ डे स्पेंट इन एन अम्यूजमेंट पार्क पे आपको आर्टिकल लिखना है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर 23 क्वेश्चन है, लेटर टू एडिटर करना है, अपने इलाके में फ्रीक्वेंटली जो लाइट जाती रहती है उसके बारे में, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया सेट ए में। और ईमेल जो लिखना था अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है सेट ए में, ठीक है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज, बट ये आ गए आपके आंसर। सेक्शन बी राइटिंग का ये आ गया 21 का आंसर। अब आ गया आपका 22 के ए वाले पार्ट का आंसर, और ये उसके दूसरे वाले ऑप्शन का आंसर आ गया, ठीक है। एंड लास्टली ये आ गया क्वेश्चन 23 लेटर टू एडिटर, और इसके अगेंस्ट ईमेल लिखना था, तो ये आ गया आपका ईमेल। आंसर सारे गिवन हैं मेरे, ठीक है, लेकिन ये मैं समझा चुकी हूँ। तो ये रहा सेक्शन सी ग्रामर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 सबसे पहले कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए सही वर्ब के फॉर्म्स को मतलब पिक करके जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड है, और ये चारों सेट ए में थे, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, इसको मैं छोड़ दूंगी। एंड ये आ गए आपके आंसर्स। अब क्वेश्चन नंबर 25 और 26 जो है वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 25 में कंजंक्शंस हमें करने हैं, और ये नए स्टेटमेंट्स हैं, इनको फिर से जूम कर देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है आई वेंट टू द शॉप डैश बॉट अ बुक, मैं शॉप में गया और मैंने जो है एक किताब खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड, कि मैंने जाकर खरीदी, तो आ गया ये आपका एंड, ओके। अब आता है स्टेटमेंट 2, आई एम राइट डैश यू आर रॉन्ग, मैं ठीक हूँ लेकिन तुम गलत हो, है ना। तो यहाँ लेकिन के लिए क्या आएगा, बट, ये आ गया बट। अब स्टेटमेंट 3 कह रहा है वुड यू लाइक अ कप ऑफ डैश और अ कप ऑफ कॉफी, यहाँ एक गलती है, ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि वुड यू लाइक, तो यहाँ डॉट नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन जब हम ऐसा कोई सवाल पूछते हैं जहाँ हम दो ऑप्शन देते हैं कि चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, तब हम और लगाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है और। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो स्टेटमेंट 4 है वो कह रहा है आई गॉट आउट ऑफ बेड, मैं बेड में से निकला डैश स्ट्रेच्ड बाय आर्म्स, और मैंने अपनी आर्म्स को स्ट्रेच किया, मतलब मैंने एक अंगड़ाई ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड, कि मैं उठा और मैंने अंगड़ाई ली, ये आ गया एंड, ओके। अब 26 जो है वो प्रेपोजिशंस है, इन प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस भी सब अलग हैं। वी स्टार्टेड डैश 6 AM, हमने 6 बजे स्टार्ट किया, तो जब हम कोई प्रॉपर टाइम बता रहे होते हैं कि इतने बजे ये काम स्टार्ट हुआ था, तब आता है एट, तो वी स्टार्टेड एट आएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट 3 कह रहा है, सॉरी स्टेटमेंट 2 कह रहा है आई शेल डू इट डैश प्लेजर, मैं इसको करूंगा प्लेजर के साथ, खुशी के साथ, तो के साथ के लिए आएगा विद, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया विद। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है गॉड इज गुड डैश मी, गॉड जो है वो मेरे साथ अच्छे हैं, गुड टू मी आता है, ठीक है, मेरे साथ अच्छे हैं, तो यहाँ पे आएगा गुड टू मी। अब क्वेश्चन 27 में हमें डायलॉग को कंप्लीट करना है फिल इन द ब्लैंक्स करके, ठीक है। और ये वाला ललित और नरेश का सेट ए में था, इसको छोड़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन 28 जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, वो डिफरेंट क्वेश्चन है। तो 27 के आंसर्स तो ये हो गए, एंड 28 अब मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पहला स्टेटमेंट कहता है सुनील इज अ गुड मिमिक सेड हिज फ्रेंड सुमित, सुनील एक गुड मिमिक है, अच्छा मिमिक है, ये उसके दोस्त सुमित ने कहा। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले सुमित से स्टार्ट करेंगे। सुमित सेड दैट सुनील वॉज अ गुड मिमिक, क्या आएगा, सुमित सेड दैट सुनील वॉज अ गुड मिमिक। स्टेटमेंट 2 कह रही है अनीश इज अ टैलेंटेड सिंगर सेड हिज टीचर, तो फिर क्या आएगा, his teacher said that Anish is की जगह आएगा was a talented singer, full stop, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच पे वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अभी के लिए आप ऐसे आंसर्स को समझ लो, आई थिंक आपकी समझ आ जाएगा थोड़ा सा पैटर्न, बट प्रॉपर रूल्स किस चीज को कब कैसे कन्वर्ट करते हैं वो वीडियो मैं आपके साथ जल्दी विद इन 10 days शेयर कर दूंगी, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ। I'm working on so many things. I'm working on question answers. I'm working on finishing the chapters जो बचे हैं 3-4 chapters. I'm working on grammar topics. I'm working on writing skills. A lot is going on in my mind regarding the NIOS syllabus. तो इसलिए reported speech की वीडियो में आपसे ये तो promise नहीं कर सकती कि कल परसों I'll share, but I will share this very very soon. सो ये दोनों आंसर्स हो गए। अब आते हैं सेक्शन डी लिटरेचर की तरफ। क्वेश्चन 29 है हाउ डिड द पैरट एस्केप, ये द पैरट हु वुडंट टॉक से है। एंड ये जो है क्वेश्चन ना सेट ए में था ना सेट बी में था कि पैरट आखिर पैरट ने कैसे एस्केप किया, ठीक है।
तो इसका आंसर आएगा द पैरट एस्केप्ड व्हेन आंट रूबीज 10-year-old नेफ्यू, यानी कि द ऑथर, पैरट ने तब एस्केप किया जब आंट रूबी के 10 साल नेफ्यू यानी कि ऑथर ने क्या किया, ही लेफ्ट द केज डोर ओपन डेलिबरेटली, उसने जानबूझ के केज के दरवाजे को खुला छोड़ दिया, व्हाइल एवरीवन वाज टेकिंग एन आफ्टरनून नैप, कब किया, जब सब जो है वो आफ्टरनून नैप ले रहे थे, दोपहर में सो रहे थे। द बर्ड देन फ्लू क्विकली टू द मैंगो ऑर्चर्ड, और वो बर्ड जो है फिर उड़ के कहाँ चली गई, मैंगो के ऑर्चर्ड, मैंगो के बाग में चली गई। अच्छा, यहाँ मैंने वर्ड डेलिबरेटली यूज किया है, हो सकता है आपको ऐसा लगे डिफिकल्ट है, बट अगर आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हो, आपको कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करनी चाहिए कि आप वही वर्ड पिक करो जो आपकी स्टोरी आपके चैप्टर में गिवन है। इस चैप्टर में जब केज के डोर को खोला गया तब वर्ड जानबूझ के लिए डेलिबरेटली ही यूज किया गया, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस। बट इफ यू वांट कि किसी भी कंडीशन आपको याद नहीं हो पा रहा है, तब आप थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख सकते हो, लेफ्ट द केज डोर ओपन इंटेंशनली, या फिर वाइल नोइंग इट, या कुछ भी ऐसे वे में लिख सकते हो, व्हेन एवरीवन वाज टेकिंग एन आफ्टरनून नैप, ऐसे करके आप कर सकते हो। क्वेश्चन 30 और 31 जो है कि कौंदीबा ने क्यों बैगिंग स्टार्ट करी और 9 एथलीट्स किस रेस के लिए लाइंड अप थे, ये सेट ए में थे, लेकिन आंसर्स ये आ गए, एक्सप्लेनेशन में दे चुकी हूँ। अब क्वेश्चन 32 जो है वो ये है कि व्हाट डिड द मैजिक ऑफ बापूजीज मैसेज डू टू द पीपल ऑफ इंडिया, बापूजी के जो मैसेज था उसके जादू ने इंडिया के लोगों का क्या किया, मतलब बापूजी के मैसेज में जो जादू था उसका क्या असर रहा भारत के लोगों पे। इसका आंसर है बापूजीज मैसेज हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, बापूजी के मैसेज का इंडिया के लोगों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। इट मेड देम वांट टू फाइट फॉर फ्रीडम, उस मैसेज की वजह से उन लोगों के अंदर वो आग जली कि वो लोग फ्रीडम की लड़ाई में भाग लेना चाहते थे। उस मैसेज की ही वजह से उन सबका उन्होंने फ्रीडम के लिए वो उस आज़ादी के लिए वो लड़ाई लड़ी। हिज मैसेज ऑल्सो स्टोल द हार्ट ऑफ इंडियाज मिलियंस एंड इंस्पायर्ड ऑर्डिनरी पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन टू बिकम सोल्जर्स फॉर द फ्रीडम मूवमेंट, और उनके मैसेज ने लाखों इंडियंस के दिल जीत लिए और आम लोगों को भी इंस्पायर किया, बच्चों को मिलाकर, कि वो लोग उस फ्रीडम आज़ादी की मूवमेंट के लिए सोल्जर्स बन के बाहर आए, मदद करें, बाहर आए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, नहीं सॉरी लास्ट नहीं है, 33 क्वेश्चन है, वो दो पार्ट्स में, जिसमें से एक आपको करना है, या तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्यों सिंपल रहे, हमें कैसे पता चलता है कि वो सिंपल रहे फेमस होने के बावजूद भी, या फिर ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन को ग्रैंडफादर ने क्यों गिफ्ट्स दिए थे, ये सेट ऐसे है, एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, आंसर फिर भी फाइल में दे रखे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, व्हाट बिट राजा एंड व्हाट डिड ग्रैंड मदर थिंक, किस चीज ने राजा को काटा और ग्रैंड मदर ने क्या सोचा, ये भी स्नेक बाइट वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेट ए में था, हम इसको भी कवर नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज रिलेटिव स्टील मनी फ्रॉम द सर्वेंट्स पॉकेट मनी, गांधी जी और उनके रिलेटिव ने सर्वेंट की पॉकेट मनी में से पैसे क्यों चुराए, ये भी सेट ए में गिवन था। तो फिर भी आंसर्स जो है दोनों क्वेश्चंस के ये आ गए, but I'm not explaining them because I have already explained these. So overall, this is the entire file of all the answers of April 2025 full exam paper set C, and a lot of the questions were not difficult क्योंकि सब ज़्यादातर conjunction preposition ही change हुआ है, reported speech हुआ है। पार्ट ए में जो चैप्टर्स से जो क्वेश्चंस चेंज हुए हैं लिटरेचर से, वो तो बहुत ही इजी हैं, बहुत हलवा हैं, कुछ इतने मुश्किल नहीं है। और सबसे बेस्ट बात है कि बच्चों को राइटिंग सेक्शन से डर लगता है, तो राइटिंग सेक्शन में मेजर कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल मेजर क्या कोई चेंज ही नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है। लिटरेचर में हाँ हम ये देख सकते हैं कि कुछ बच्चे ही समझ रहे थे सेट ए देख के कि वो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, कि द पैरट हु वुडंट टॉक, या जीजाबाई वाला जो चैप्टर है, व्हाट डू यू कॉल दैट चैप्टर, आई फॉरगॉट, हाँ, द रिटर्न ऑफ द लायन। सो अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ऐसे चैप्टर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इग्नोर इनको भी नहीं करना है, पढ़ के आपको इनको भी जाना है, बट जो क्वेश्चंस कंसिस्टेंट रहे जैसे कि 9 गोल्ड मेडल्स, स्नेक बाइट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो इनको थोड़ा आपको और स्टीलिंग एंड अटोनमेंट, तो इनको आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है क्योंकि ये चैप्टर कॉन्स्टेंट रहे हैं अप्रैल 2025 में, तो इनसे इंस्पायर होके अक्टूबर में चैप्टर के, मतलब इन चैप्टर से इंस्पायर होके क्वेश्चंस न्यू अक्टूबर 2025 के एग्जाम में, जो कि अब 11 नवंबर को है, 11 नवंबर वाले एग्जाम में आ सकते हैं।
बाकी आई होप सब चीज़ें आपको इस सेट में समझ में आ गई होंगी, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे साथ कमेंट्स में इसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे एनआईएस बोर्ड क्लास 10 अप्रैल 2025 के एग्जाम जो इंग्लिश का पेपर था उसके सेट सी के सारे सॉल्यूशंस, एंड आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद मी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर अभी भी आपने सेट ए एंड सेट बी की दोनों वीडियोस, सेट ए की दोनों वीडियोस और सेट बी वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज उसे देख के जाएं, एंड इंग्लिश लिटरेचर को साइड बाय साइड बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलें। मैं आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट 80% कोर्स एनआईएस बोर्ड क्लास 10th लिटरेचर का सॉल्व मतलब शेयर कर चुकी हूँ। सम चैप्टर्स आर लेफ्ट जिनकी वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ आएगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ सारा का सारा कंटेंट इस एग्जाम से पहले शेयर कर सकूं, बट द यू नो आई एम ऑल्सो ह्यूमन एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट फिर भी क्योंकि वीडियोज लॉन्ग होती हैं तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मेरे साथ डिस्कस कर लें, एंड आई विल मेक श्योर कि एग्जाम से पहले पहले आप लोगों के लिए सारा स्टडी मटेरियल मैं लेके आ पाऊँ। बट प्लीज इफ यू फाइंड माई वीडियोज हेल्पफुल, so comment कीजिए, and if you want me to make a video on what are the important questions and topics in all the sections of English for the upcoming October 2025 exam, if you want me to tell कि मेरे हिसाब से क्या क्या ज्यादा important है, क्या क्या आ सकता है, अगर हम आप चाहते हैं पिछले 2-3 पेपर्स को पढ़ें, डिकोड करें, पैटर्न्स को समझें, देखें कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो नीचे कमेंट करें, फिर हम उस पर एक अलग वीडियो मतलब मैं आपके लिए बनाऊंगी, एंड हम फिर उस वीडियो में देखेंगे कि क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए आने वाले इंग्लिश के एग्जाम के लिए।